हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान सीईटी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए अपन चल रहे हैं। अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका। इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताने वाला हूं और ये सीईटी स्नातक स्तर की ये मास्टर क्लास है। पूरा का पूरा टॉपिक भी है वो आपका दोस्तों यहाँ पे क्लियर होने वाला है। दोस्तों, आप यहाँ पे सिलेबस है वो देख सकते हैं। ये सिलेबस है, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस की मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस में अपन ने देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रकृति, पहला नंबर के पॉइंट में देखिए ये प्रकृति का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखिए प्रस्तावना उद्देशिका, आज अपन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक पॉलिटिकल साइंस के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लास है वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों देखिए, हम भारत के लोग शब्दों का जो प्रयोग है वो भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में से लिया गया है। दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रस्तावना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए भारतीय संविधान की। दोस्तों देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो न्याय कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। आगे देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यह दोस्तों अपनी क्या है? प्रस्तावना है। तो आपको याद रखना है, एक एक वर्ड इसमें काम आएगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि न्याय कितने प्रकार के हैं प्रस्तावना में, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, ठीक है। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26/1 यानी कि 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों देखिए, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन के अंदर धर्मनिरपेक्ष दे रखा है, ठीक है, और इसमें देखिए चौथे वाले में समाजवाद दे रखा है। अब दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये मूल संविधान का अंग है दोस्तों, ठीक है। बाकी के जो शब्द हैं वो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ठीक है।
यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि राज्य का जो अध्यक्ष है वो एक निर्वाचित व्यक्ति होता है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है, वंशानुगत नहीं होता इसमें, ठीक है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है किसने? के.एम. मुंशी ने कहा है। तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों कौन सा भाग है वो संविधान की आत्मा कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें संविधान की प्रस्तावना। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये प्रावधान किया गया है किसके अंदर? तो ये प्रस्तावना में ये प्रावधान किया गया है। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये दस्तावेज कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है। बताइए भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें भारत के लोग, ठीक है। भारत के लोग, आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो सबसे पहले लिखा हुआ आता है कि हम भारत के लोग। तो यहाँ पे प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारत के लोग। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं दोस्तों प्रस्तावना में। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है देखिए इसमें पूंजी की जो समानता है, ठीक है, पूंजी की जो समानता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी की समानता, ठीक है, ये उपबंध कराने का वायदा है वो नहीं करता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। विचार की स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय, ये तीनों की उपलब्धता करवाती है दोस्तों प्रस्तावना। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब दोस्तों अगर आपको प्रस्तावना याद है तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही प्रस्तावना पढ़ के, देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी यानी कि सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। ये क्या है? प्रस्तावना की अपनी जो शुरुआत की जो 2 लाइनें हैं वो ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर इस पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए इसमें जनवादी दे रखा है, ठीक है, इसमें भी जनवादी दे रखा है। जनवादी तो प्रस्तावना में शब्द ही नहीं है, तो यहां पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान
जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें गणतंत्र। मैंने अभी आपको बताया था गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ठीक है, और जो निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ मैंने अभी बताया है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है, यानी कि व्यक्ति है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती है? बताइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें अर्धसंघात्मक। कौन सी है? अर्धसंघात्मक। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीडीएस 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, देखिए प्रस्तावना पढ़ के बताई थी मैंने आपको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। अब प्रस्तावना में मैंने बताया आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है प्रस्तावना में, ठीक है। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है वो इसमें सही है वो बताना है। देखिए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में लागू, ये संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये पहला कथन ही है, ये इसमें बिल्कुल सही है। देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जो अखंडता शब्द है, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। ये मूल संविधान के अंग है, वो नहीं थे। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देखिए 1977, 1985 ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 4 नंबर में ऑप्शन में देखिए, संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो संविधान की प्रस्तावना के तो अंग है ये तीनों शब्द, तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बताइए, 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया 3 शब्द 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। कौन कौन से? तो पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ठीक है। तो यहाँ पे जो अखंडता है ये 1976 में जोड़ा गया था, बाकी तीनों है बंधुत्व, संप्रभु और समानता, ये तीनों मूल संविधान के भाग है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, केशवानंद भारती वाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना है, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे व्याख्या है वो कहां पर की गई है? तो ये की गई है दोस्तों मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में प्रस्तावना के आदर्शों की और आगे व्याख्या की गई है। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है,
संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से अभिप्राय है। दोस्तों समाजवादी शब्द से क्या अभिप्राय है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको पता होना चाहिए समाजवाद का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों गणतंत्र का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्ति है वो निर्वाचित होता है, ठीक है। और समाजवाद का मतलब होता है दोस्तों देखिए जिसमें उत्पादन व वितरण का स्वामित्व राज्य के हाथ में रहता है, वो होता है समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है तथा राज्य केवल नागरिकों के आपसी संबंधों से संबंधित है, ठीक है। यानी कि दोस्तों कि इसका मानव व ईश्वर के आपसी संबंधों में कोई सरोकार नहीं है। तो यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। यहां पर समाजवादी का अर्थ पूछा गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो दोस्तों न केवल उत्पाद व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना वरन गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना, ये समाजवाद का अर्थ है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? दोस्तों आर्थिक न्याय का उपबंध है वो किसमें किया गया है? मैंने बताया था आपको न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उपबंध किया गया है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आईएएस प्री 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। आगे देखिए संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो दोस्तों किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये जो तीनों शब्द हैं, ये दोस्तों जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों शब्द 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में सम्मिलित नहीं थे। तो ये तीनों सम्मिलित नहीं थे, ये 1976 में जोड़े गए थे, गणराज्य शब्द था, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अपने को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। देखिए भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। मूल ढांचे में दोस्तों पंथ निरपेक्षता नहीं है, यह गलत हो जाएगा। पहला ही कथन है वो अपना गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 2। 27 नंबर का प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए सही कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। दोस्तों इसमें देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव
अंतर्गोत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, ठीक है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर का, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और वो केशवानंद भारतीवाद मामला था, ठीक है, उसके अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, ठीक है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो यहां पर तीसरा नंबर का अपना इसमें गलत हो जाएगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 1, 2 और 4 है वो इसमें सत्य है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तावनाओं से संबंधित दोस्तों आप ऐसे प्रश्न पहली बार पढ़ रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, और प्रश्न जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। रोजाना मेरे साथ में चलना है आपको। देखिए, कथन और कारण दे रखा है, ठीक है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए कथन ए में देखिए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें कारण और कथन दोनों सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो दोस्तों सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था, और वो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यह भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संसद द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, किस वाद में कहा गया? तो दोस्तों वो केशवानंद भारतीवाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है? तो दोस्तों जो बेरुबारी वाद था उसके अंदर ये कहा था कि उद्देशिका है ये संविधान का अंग है, वो नहीं है। और फिर बाद में दूसरा केस आया केशवानंद भारती वाला, उसमें मान लिया था कि ये संविधान का अंग है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका दोस्तों, उद्देशिका इसमें देखिए संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है तो दोस्तों विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति की प्रस्तावना है दोस्तों। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ये आर्थिक क्या है? ये आर्थिक न्याय है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता प्रस्तावना में 5 प्रकार की है।
विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ये आर्थिक न्याय है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं और अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया है। बिल्कुल सही है। यह केवल एक प्रस्ताव ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसने हमारे संविधान को अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही कथन है वो क्या है, सत्य है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सीईटी की भयंकर तैयारी के लिए, तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।